आज कैट 2023 पे चर्चा में हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीबडी स्टैंडिंग हियर। मेरे साथ है राहुल सर, ही टेक्स केयर ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड DILR। देन वी हैव सुरति मैम, शी टेक्स केयर ऑफ द वर्बल एबिलिटी डिवीजन। एंड लास्टली वी हैव सैम सर, who also takes care of quantitative ability and DILR। और मेरा नाम कुमार है और मैं खुद वर्बल एबिलिटी का ट्रेनर हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंटर एम्बियंस की। हम लोगों ने अलग अलग स्लॉट्स में पेपर लिखे। सर आपने स्लॉट 1? सर मेरा स्लॉट 1 था, वो मेरठ में था। ओके। सेंटर लोकेट करना बहुत इजी था, जस्ट ऑन रोड सेंटर था, MIT मेरठ। सेंटर पे सारे अरेंजमेंट्स एज इट इज मतलब ठीक थे, नॉट बहुत अच्छे और ना ही बहुत बेकार, तो मतलब ठीक था। मतलब MBS में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिस्टम्स वगैरह सबको एकदम सही चल रहे थे, तो नॉट एन इशू एट ऑल। बढ़िया। सुरति मैम, आपका कौन सा स्लॉट था? मेरा स्लॉट 2 था। मेरा जो स्लॉट था वो शक्ति नगर में था एंड एज यूजुअल काफ़ी कन्वीनियंट था, नॉर्मल था जैसे एम्बियंस वगैरह रहता है एंड इट वाज ओके। परफेक्ट। सैम सर? सर मेरा AKGC गाज़ियाबाद में सेंटर था। बहुत बढ़िया कॉलेज भी है और सारी फैसिलिटीज़ थी जो होनी चाहिए वहाँ पर। इवन बस मुझे एक चीज़ पता चली लास्ट में वहाँ कि बेल्ट भी उतरवा दी जाती है। ठीक सही बात है। मेरा सेक्टर 62 में था और सर ने फर्स्ट स्लॉट का पेपर लिखा। मैम आपने सेकंड स्लॉट और सैम सर आपने? मैंने भी सेकंड स्लॉट और मैंने स्लॉट 3 का पेपर लिखा था। सेंटर एम्बियंस मेरे हिसाब से भी अच्छा ही था, लोकेशन इजी टू रीच थी और काफ़ी वेल बिहेव्ड स्टाफ मेंबर्स और जैसा सर कह रहे थे कंप्यूटर एक्सेट्रा फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ठीक थी। पेपर शुरू हुआ वर्बल सेक्शन से, went on to the DILR section and the third section was quant. The number of questions remained consistent, जैसा हम लोगों ने पिछले साल भी देखा था। वर्बल सेक्शन में 24 क्वेश्चंस थे, DILR में 20 क्वेश्चंस थे और क्वांट में 22 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट स्लॉट का थोड़ा सर आप वर्बल के एक्सपीरियंस? सर एज पर आई एम अ क्वांट इंस्ट्रक्टर, तो मेरे को वर्बल मॉडरेट लगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो मेरे को थोड़ा सा 1 लेवल माइनस लगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से पिछले साल जब आपने पेपर लिखा था तो थोड़ा सा लैंग्वेज मोर डिफिकल्ट था, इस साल ज्यादा डूएबल था। बढ़िया। क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन आई बिलीव वही रहा होगा। सर लास्ट ईयर जैसा था सर, 4 पैसेजेस और 4 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस। परफेक्ट। सर 2 क्वेश्चन मेरे में थे सर स्लॉट 1 में, सर ये पैरा जंबल्स। ठीक है। 2 क्वेश्चन सर पैरा समरी, 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ, जहाँ पे एक वो सेंटेंस इंसर्ट करना था। सही है। एंड 2 क्वेश्चन आर सर पैराग्राफ समराइजेशन। ओके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और पैरा समरी मिलाकर, ये सब मिलाकर, तो नो सरप्राइजेस एज सच। द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिमेन द सेम। पिछले साल वर्बल सेक्शन में पहले हम लोग पैरा कंप्लीशन करते थे जिसमें हमें आगे प्रेडिक्ट करना होता था कि अगली लाइन क्या होगी। पिछले साल एक नए टाइप का क्वेश्चन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, नया तो नहीं कह सकते हैं। इसमें रिवर्स था कि एक पैराग्राफ में 4 ब्लैंक्स थे, एक स्टेटमेंट पहले से दे रखी थी और हमें बताना था कि ये स्टेटमेंट कहाँ बेस्ट मोस्ट सूटेबली इंसर्ट हो रहा है। आई बिलीव द नंबर्स मे वेरी एज फार एज the non-RC questions are concerned in different slots, as in किसी में 4 पैराजंबल, किसी में 2 पैराजंबल, बट RC 16 ही थे और इन्हीं जो सर ने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए इसी टाइप के क्वेश्चंस ही सारे ही स्लॉट्स में आए। मैम आपका एक्सपीरियंस? मैंने स्लॉट 2 का जो वर्बल था वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी इजी थी। देयर वर 4 RCs जिसमें 16 क्वेश्चंस थे। 2 RCs वर कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज वाइज, क्वेश्चंस वर मोर ऑन फैक्चुअल साइड। अच्छा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड उसमें जो 2 RCs थे वो तो डिफिकल्ट थे। आई वुड से लैंग्वेज वाज इजी बट द क्वेश्चंस वर ट्रिकियर। ठीक है। तो अगर आप वो 2 RC इजी वाले ट्रैक कर पा रहे हो तो आप उसमें से अच्छे 8 जो आप क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। एंड जो बाकी वाले थे उसमें इट वर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। एंड जब हम VA पे आते हैं तो VA में देयर वाज अ ट्विस्ट दिस टाइम, देयर वाज दिस ऑड वन आउट क्वेश्चन व्हिच वाज मैंडेटरी टू डू। So I'm curious like how it looks on the mark sheet. अच्छा, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था तो नॉन नेगेटिव ही होगा। Yeah, it was non-negative. बढ़िया। There were 4 questions that were theta based and they were non-negatives. 2 were parajumbles. 1 was easy, 1 was quite difficult. And odd one out मुझे दोनों comparatively language wise easy लगे। Parajumbles भी comparatively it were like linkages थे तो words वगैरह easily दिख रहे थे, मतलब parajumbles were comparatively easy.
समरी पैरा समरी की बात करूँ तो उसमें एक समरी पैरा समरी वॉज ईजी, दूसरा वाला रीडिंग वाइज इट वॉज ईजी बट द ऑप्शंस वर वेरी क्लोज, सो आई फाउंड इट अ लिटिल ट्रिकियर. कंपैरेटिवली देखा जाए तो द स्लॉट 2 का जो वर्बल सेक्शन था इट वॉज मॉडरेट. आई वुड नॉट से वेरी ईजी बट आई वुड से इट वॉज मॉडरेट बट इट वॉज ऑल्दो वाइब्रेंट. ठीक. अगर आप उसमें 14 to 15 क्वेश्चंस इट वुड रिक्वायर, अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो इतना उसमें मुझे लगता है 99+ परसेंटाइल के लिए 14 to 15 क्वेश्चंस उसमें जाएंगे. बिकॉज इट वर कंपैरेटिवली अगर आप 4 क्वेश्चंस वहाँ से निकालो, एज इट 8 क्वेश्चंस आप वीए से निकालो तो वो इतना बन रहा था. ओके, सो आरसीज से आप कह रहे हो 2 आरसी से 6-7 क्वेश्चंस निकाल लिया और इधर 8 में से भी 3-4 क्वेश्चंस निकाल लिया, तो 10-11 पर सेफ जोन में जा रहे हो. 13-14 पर आते आते आप 99 हिट कर रहे हो. परफेक्ट. सैम सर, आपका भी वर्बल में इसी तरह का बिल्कुल एक्सपीरियंस था? यही रहा. एज अ क्वांट ट्रेनर मुझे वो मॉडरेट लेवल लगा, और जैसा कि मैम ने बताया जो जो चीज़ें आई, बिल्कुल मेरा भी स्लॉट 2 ही था तो वो सारी चीज़ें वही हैं, बट एज अ क्वांट ट्रेनर हमको उसका लेवल मॉडरेट लगा. ठीक है. स्लॉट 3 में मैंने लिखा था पेपर और इट वाज डिसेंटली डिफिकल्ट. 4 जो पैसेजेस आए थे लार्जली फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन थी पैसेजेस में. एवरी टॉपिक दैट हैड बीन टच्ड उसमें फिलोसॉफिकल बेस था. जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं वीआरसी की, तो वी पुट अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन रीडिंग, गुड रीडिंग हैबिट्स. एंड जब हम पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करते हैं या वर्कशॉप्स भी करते हैं तो वी मेक श्योर कि हम फिलोसफी बेस्ड पैसेजेस को ज़्यादा टैकल करें, ताकि एक पर्टिकुलर फेमिलियराइजेशन विद अ काइंड ऑफ लैंग्वेज और द वर्ड्स चोजन जो कि फिलोसफी में टिपिकली होते हैं, उससे फेमिलियरिटी होनी ज़रूरी थी, वरना इट वुड हैव मेड फॉर वेरी डिफिकल्ट रीडिंग बिकॉज सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स थे, डायरेक्ट सेंटेंसेस नहीं थे. क्वेश्चंस हर आरसी में 2-1 आराम से निकाले जा सकते थे, प्रोवाइडेड कि आरसी समझ में आए आपको. और उस हिसाब से अगर किसी इंसान ने 4 आरसीज में से 2 से 3 का टारगेट लेकर 5-6 क्वेश्चंस भी निकाल दिया तो वो बहुत बढ़िया जोन में पहुंच जाएगा. जो 8 क्वेश्चंस नॉन आरसी के थे मेरे स्लॉट में, विच इज द थर्ड स्लॉट, पैराजम आए थे समरी बेस्ड क्वेश्चन, और एक या दो क्वेश्चंस आपके वही सेंटेंस इंसर्शन के थे, और सारे ही टाइम टेकिंग थे. इट वुड हैव रिक्वायर्ड यू टू हैव अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट वेल इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस. सो मेरे स्लॉट में, दैट इज स्लॉट 3, अगर आप 10 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट कर ले रहे हो सक्सेसफुली, एंड व्हेन वी से अटेम्प्ट तो हमारा सिंपल इम्प्लीकेशन होता है रॉन्ग नहीं होने चाहिए. हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है तो आप उसको लीव करें. 0 एनी डे इज बेटर देन -1. सो उसी को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हुए अगर 10 क्वेश्चन स्लॉट 3 में कोई वीआरसी में कर रहा था, मेरे हिसाब से ही वुड फेच अ 98 to 99 परसेंटाइल बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट स्लॉट 3. Moving on to the second section, which was DILR. We shall start with slot 1. Sir, DILR का. सर जो मेरा स्लॉट 1 में जो सर DILR था, it was on similar lines as that in CAT 2022. Okay. बस मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा, डिफिकल्टी लेवल जो CAT 22 का था वो वैसा ही 23 में भी था, बट CAT 22 में एक सेट ऐसा था जो इजीली डुएबल था और वो आइडेंटिफाई हो गया. I agree. यहाँ पर ऐसा कोई सेट नहीं मिल रहा था. देखने से बाहर से सेट ऐसे लग रहे थे कि डुएबल हैं, लेकिन जब सेट में जब अंदर जा रहे थे तो कोई ना कोई ट्रेक या कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि मिसमैच कर रही थी और स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे. तो ये मैंने फील किया. तो ओवरऑल सिमिलर लाइंस पे था, लेकिन ऐसे केस में जब ऐसा होता है तो सेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर किसी ने रॉन्ग सेट सिलेक्ट कर लिया और उसका थोड़ा सा अगर 15 या 16 मिनट्स अगर निकल गए तो वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. तो ऐसे केस में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सेट सिलेक्शन सही करा उनको थोड़ी एक एज मिलेगी. तो अगर मैं बोलना चाहूँ नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट्स, एज पर माय ओपिनियन, अगर किसी ने अराउंड 8 करेक्ट कर दिए तो इट वुड फैच हिम 98 परसेंटाइल, एंड 9 करेक्ट मतलब 99+ परसेंट. के ऊपर 8 क्वेश्चंस वुड इफेक्टिवली मीन हमारे पास एक सेट में 5 क्वेश्चंस थे. सो अगर आप मल्टीपल सेट्स में से भी एक दो करके खींच रहे हो तो भी काम चल जाता. यही करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार शायद ऐसा जो सुनने में आ रहा है और जो देख कर लग रहा था कि पूरा सेट नहीं हो पा रहा था. मतलब लोगों ने किसी सेट में अराउंड 3 क्वेश्चंस करे हैं, किसी में 2 करे हैं, किसी में 4 करे हैं. मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सेट एक करा है. ठीक. मैम, आपका एक्सपीरियंस DILR सेट का? I found DILR very challenging. It was not easy. I totally agree with sir. मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा. मॉडरेट तो नहीं बोलूँगी मैं, इसको डिफ़िकल्ट ही बोलूँगी.
वेरी चैलेंजिंग. And especially because we do not involve ourselves too much in either quantitative section or DI section, so practice भी नहीं रहती हमें, तो common sense के basis पर कम ही हाँ, कुछ इस बार नहीं हो रहे थे. लास्ट टाइम कंपैरेटिवली हो रहे थे कॉमन सेंस की बेसिस पे, इस टाइम मुश्किल था वो चीज़. perfect. Sam sir, DILR. मुझे DILR का जो सेक्शन था मॉडरेट लेवल में बोलूँगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल. ठीक. और जैसा कि सर ने बताया कि क्वेश्चंस के अंदर जाने के बाद में आप कहीं ना कहीं फंस रहे थे, तो वहाँ फंसने वाली बात, और एक दो क्वेश्चंस आपसे हो जा रहा है इजीली, ठीक है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस बनाना डिफिकल्ट था. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ लेवल जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था. ओके. और मेरे स्लॉट में भी DI का एक्सपीरियंस सिमिलर ही था. 4 सेट्स थे विद 5 क्वेश्चंस. जैसा सर ने कहा, अगर आप इंफॉर्मेशन को ठीक से इंटरप्रेट करके पेपर पे उतार रहे हो तो भी एक आध जगह ऐसी आती थी जहां पर अब इस इंफॉर्मेशन का क्या करें और ये कहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट होगी, कहाँ पर इसको पोजीशन कर पाएंगे, इसमें दिक्कत आ रही थी. सो सेट फॉर्म करने में भी दिक्कत थी, और सेट सिलेक्शन, जैसा सर ने कहा बिल्कुल सही बात, कि अगर आप करेक्ट सेट नहीं सेलेक्ट कर रहे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग सेक्शन था. एंड आई वुड टोटली अग्री. स्लॉट 3 में भी 8 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे. मैं नहीं पढ़ाता DILR, लेकिन जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है मेरा इस पेपर का, DI was difficult in slot 3. Moving on to the quant section, let's start with Rahul sir. Quant section के विषय में क्या कहेंगे? सर मेरा स्लॉट 1 था, तो क्वांट वाज डिफिकल्ट. अगर मैं कंपेयर करूं कैट 2022 जो कि लास्ट ईयर हुआ था, उससे सर मैं रखूंगा इसको सर +2 लेवल पे. ओके. सर एल्जेब्रा सेंट्रिक था. इस बार एक और चीज देखी गई, जैसे कि अगर एल्जेब्रा के क्वेश्चंस आ रहे थे तो लगातार एल्जेब्रा के 5-6 क्वेश्चंस थे. उसके बाद लगातार अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, मतलब जम्बल्ड ऑर्डर में नहीं. बिल्कुल. तो अगर किसी ने थोड़े स्मार्ट गेम प्ले करा होता, अगर उसको 2-3 क्वेश्चन एल्जेब्रा का अगर नहीं हुए तो वो स्किप करके जा सकता था. तो अरिथमेटिक के लगातार क्वेश्चन आ रहे थे. यहाँ पर सर आई ऑलवेज रिकमेंड, आप लोग भी बोलते ही हो क्लास में, कि हमेशा फुल क्वेश्चन पेपर व्यू करने का ऑप्शन होता है. जो तीनों ही सेक्शंस जब आप ओपन करते हो तो व्यू द एंटायर क्वेश्चन पेपर जरूर करना चाहिए. और सर ने जो बात कही वो काफी स्पष्ट रूप से दिखने लगती है इसमें. मूविंग ऑन सर. तो सर जो मेरा जो स्लॉट था उसमें सर 7 क्वेश्चन थे एल्जेब्रा के, 7 क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के. सर 1 क्वेश्चन था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का. सर 4 क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम एंड 3 क्वेश्चन आर फ्रॉम ज्योमेट्री. दिस इज द टोटल ब्रेकअप ऑफ 22 क्वेश्चंस. सो लार्जली नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि नॉर्मली नंबर सिस्टम के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे कुछ सालों से, लेकिन इस बार फैक्टर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया. और एक वो पैलिंड्रोम्स का क्वेश्चन था, उसको कई लोग TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस के उसमें रखेंगे, लेकिन मैं कहूँगा उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें नंबर्स का ही जाता था. तो ओवरऑल डिफिकल्ट लेवल डिफिकल्ट था. लास्ट ईयर से मैं इसको फिर बोल रहा हूँ कि ये +2 लेवल था लास्ट ईयर से. ऐसा स्टूडेंट जिसने कोचिंग नहीं करी सर, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था. जिसने कोचिंग करी है उसको भी सर, अगर उसने लगातार मॉक्स दिए हैं तो वो स्ट्रेटजी बना पाएगा. अगर स्कोर की बात करा जाए तो मुझे लगता है सर अराउंड 9 करेक्ट अटेम्प्ट्स वुड फैच 99%. परफेक्ट. एंड कैट के साथ एक अच्छी बात ये भी होती है कि डिफिकल्टी लेवल ऊपर जाने का मतलब है कि आप अगर अपने अटेम्प्ट सेफ प्ले करते हो, विच मीन्स आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो अगर करेक्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा रिलेटिव परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो जाती है. बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत कम ही क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं ऐसे केस में. सो मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ कि प्रे करो कि सबसे डिफिकल्ट पेपर आए, तो अगर तुमने मेहनत की है तो कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे तुम्हारे. जिन्होंने मेहनत नहीं की है उनके कुछ भी नहीं निकलेंगे. सो मैथ का एक्सपीरियंस मैं बहुत हद तक अग्री करता हूँ सर के साथ. मेरा भी कुछ ऐसा था, पर पहले एक्सपर्ट्स की राय सुन लेते हैं. सैम सर. मैं तो क्वांट ट्रेनर हूँ, तो मुझको क्वांट का सेक्शन ईजी लगा, जो कि मेरा स्लॉट 2 था, जिसमें 1-2 क्वेश्चंस तो हमको ऐसा लगा जो कि कॉमन सेंस से भी हो सकते थे. और इस बार का एल्जेब्रा ज़्यादा रहा है, अरिथमेटिक्स जो है एल्जेब्रा के बराबर हो गया. ऑलमोस्ट एल्जेब्रा के क्वेश्चंस 4 to 5 रहते थे. दिस टाइम जो है एल्जेब्रा के क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस रहे हैं एल्जेब्रा के. अरिथमेटिक्स के जो है आपके क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस अप्रॉक्स अरिथमेटिक्स के रहे हैं. नंबर सिस्टम के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं. अरिथमेटिक तो था ही नहीं इस बार, इनविजिबल ही था ऑलमोस्ट. 1-2 क्वेश्चंस रहे होंगे. नहीं अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे. ठीक है, हाँ स्लॉट 2 के अंदर, स्लॉट 2 की बात कर रहा हूँ. लेकिन हाँ अरिथमेटिक में जो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज पढ़ने में काफ़ी सारा टाइम चला जाता है आपका. लेकिन ये इसका एज आपको मिल जाता है कहाँ पर, एल्जेब्रा के अंदर. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि आप एल्जेब्रा के क्वेश्चन डायरेक्टली देख के उसमें पढ़ना नहीं है आपको, बस डायरेक्टली काम करना शुरू करना. तो ये जिनका भी थोड़ा बहुत भी एल्जेब्रा सही था तो वो कर सकते थे. कुछ लोग के भी क्वेश्चंस थे, ठीक. और
ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन दिखे हमको, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दिखे, तो मेरे समझ से तो इजी ही था, आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, एक टेंटेटिव नंबर अपने स्लॉट के लिए आपको क्या लगता है कितने तक एक सेफ जोन में बच्चा चला जाएगा? अगर हमारे स्लॉट के अगर वो 11 क्वेश्चंस कर लेता है तो अप्रॉक्स वही उसका 98-99 परसेंटाइल आ सो जाना 11-12 क्वेश्चंस इज अ वेरी जी हाँ, सेफ जी जोन। हाँ, जी। एंड मेरा स्लॉट 3 में था क्वांट, और मेरे हिसाब से मैं नहीं पढ़ा था क्वांट, पर क्वेश्चन पेपर्स हमेशा देखता हूँ मैं, हर साल लिखता भी हूँ पेपर, तो मेरे स्लॉट में क्वांट काफ़ी डिफिकल्ट था। अलजेब्रा बढ़ गया जैसा सबने कहा। जैसे कि अभी मेरी नीरज सर से बात हुई थी, उनका ये स्लॉट 3 था, उन्होंने मुझे फोन पे भी बताया जैसे बात हुई है कि क्वांट काफी टफ था, अलजेब्रा सेंट्रिक बहुत था, क्वेश्चन लेंदी थे और काफी ट्रिकी भी थे, डायरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कॉमन सेंस वाली बात नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू नीरज सर, इन दिस लास्ट स्लॉट, दैट इज स्लॉट 3, अराउंड 8 क्वेश्चंस, मतलब करेक्ट अटेम्प्ट्स विल फैच अराउंड 99%। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बहुत सारे जगहों पर ऐसा मैंने ओवर द इयर्स देखा है, बहुत सारे बच्चों के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है फॉर एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर कैट्स, कि आप कई बार किसी एक ट्रेंड को ऐसे पकड़ते हो कि आपको लगता है अब यही आएगा पेपर में, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 20 साल से हम लोग बोलते आ रहे हैं लोगों को कि पेपर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पेपर के, और इन चारों ही 5 विषयों पर आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। मैं जानता हूं ऐसे प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर केवल अरिथमेटिक को ही आगे लीड देकर पढ़ाने की कोशिश की जाती है, और ज़्यादातर सिलेबस एरिथमेटिक सेंट्रिक ही किया जाता है, क्योंकि पिछले 6-7 साल में उसका प्रभाव थोड़ा सा बड़ा हुआ पेपर के अंदर। बट ये ट्रूथफुली इसको आप रिलायबल नहीं मान सकते कि यही होता आएगा। सो आप जब भी प्रिपेयर करते हो कैट के लिए, खास करके क्वांट सेक्शन के लिए, आप इन चारों ही चीज़ों को मजबूत करने की कोशिश करो। आगे भी 3-4 एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, उनमें भी फोकस करो कि किसी एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे देने से डिसअपॉइंटमेंट पहले हो जाती है पेपर में, बिकॉज आप पेपर में देखते हो कि आपने इतना वक्त लगा दिया अरिथमेटिक पर और क्वेश्चंस कम हैं, सो दैट समहाउ डीमोरलाइजेज यू एट द आउटसेट ऑफ द पेपर इटसेल्फ, और वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो हमेशा सारे ही जो बेसिक मेजर कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा समय बिताओ। और जैसा सर ने कहा, इस बार गिव अवे कुछ भी नहीं था, गिफ्ट में कुछ भी नहीं था, क्वांट सेक्शन में एक भी क्वेश्चन गिफ्ट नहीं था, और हर साल 3-4 क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाते हैं जो कॉमन सेंसिकल होते हैं, इस साल नहीं थे। सो 8 इज स्टिल, आई डोंट नो 8 बच्चे, कितने बच्चे क्वांट के तगड़े लोग कर पाएंगे, बट हाँ 8 से 10 के रेंज में अगर क्वेश्चन कर रहा है तो वो 99.9er होने वाला है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वांट था। और ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी लेवल हम लोगों ने अलग अलग स्लॉट्स में लिखा, तो कुछ को लगा कि थोड़ा पिछले साल से बेहतर है, कुछ को लगा कि पिछले साल से थोड़ा सा कमज़ोर आया है पेपर। बट अगर तीनों को ही इकट्ठा करके हम देखेंगे तो कैट मेंटेन्ड व्हाट इट इज़ फेमस फॉर। यू नीड सीरियस, ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स द प्रिपरेशन। अगर आप थोड़ा सा भी किसी भी जगह पर ढिलाई करते हो, इट इज़ गोइंग टू बैकफायर। वर्बल सेक्शन के लिए भी मैं ये कहूँगा, मेरा डोमेन वर्बल ही है, कि अगर आप अच्छे रीडर नहीं हो, अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो या फिर एक आध बुक्स सॉल्व करते हो, कुछ पॉपुलर बुक्स हैं, तो वर्बल सेक्शन में कुछ नहीं होना आपका, आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा रीडर होना पड़ेगा। हम लोग क्लासेस की शुरुआत ही फिलोसॉफिकल चीज़ों से करते हैं। फिलोसफी इज़ अ कोर एट्रीब्यूट ऑफ द वर्बल सेक्शन दीज डेज, एंड ये ट्रेंड चल रहा है अब पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। 2005 के बाद के वर्बल सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत अच्छा रीडर होना पड़ेगा, और स्पेशली क्लासिक्स दबा के रीड करने पड़ेंगे। ऑन दैट नोट, आई होप आज का जो भी परफॉर्मेंस आपका रहा उसको लेकर ज़्यादा हवा में भी नहीं उड़ना चाहिए और ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाहिए। पेपर ख़त्म हो गया है, इट शोड यू वेयर यू आर। आगे के एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। जिन भी आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिनके लिए तुमने फॉर्म्स फिल कर रखे हैं, उनको सीरियसली लो और उनके पास्ट ईयर पेपर्स ज़रूर सॉल्व करो, सबसे रिलायबल सोर्स होते हैं। और बाकी सारे ही एग्जाम्स के लिए हमारे सारी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, डू वेल टिल वी मीट अगेन।